हाय फ्रेंड्स, बिपिन आर पंडित मैं आपसे मुखातिब हूं और बहुत खुशी होती है जब मैं आपसे बात करता हूं और मुखातिब होता हूं। आपने मेरे म्यूजिकल नाइट खुमार को बहुत प्यार दिया, बहुत ही दुलार दिया और पिछले 19 साल से ये शो चल रहा है। मैंने आज तक कभी एक सिंगर को शो डेडिकेट नहीं किया है, सारे सिंगर्स के गाने बजाए, बिकॉज आई एम अ म्यूजिक लवर एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन हाँ, एक बात कन्फेस करनी पड़ेगी कि रफ़ी साहब का मैं खास फैन हूं और रफ़ी साहब का एक तरह से कहूंगा कि भक्त हूं। तो आने वाले 21 सितंबर को दोपहर को 4 बजे सेंट एंड्रयूज में मेरे खुमार नाइट रफ़ी साहब स्पेशल सेलिब्रेटिंग 100 इयर्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी होने जा रहा है। आप उसी तादाद में आना और वही फिर संगीत के मजे लूटना। आपने मेरे YouTube चैनल बिपिन आर पंडित खुमार को भी बहुत प्यार दिया। तकरीबन 200 वीडियोस आपने लाइक किए, पसंद किए, सब्सक्राइब किए। और ये जो मेरा इस साल से शुरू किया है, ये जो मैंने एक प्रोजेक्ट जिसे मैं सेलिब्रिटी टॉक कहता हूं, जिनमें म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट आकर के रफ़ी साहब के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। मेरे 4 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट रहे अभी तक जिनके साथ मैंने इंटरव्यू पूरा किया है। वो है पिनाज मसानी जी, अनूप जलोटा जी, फिर प्रसून जोशी जी और अनुराधा पौडवाल जी। और आज के मेरे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मैं उनके बारे में क्या कहूं। मैं एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन से हूं और वो मेरे हम प्रोफेशन है। ही इज ऑल्सो एन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल एंड बिलीव मी, इन एडवर्टाइजिंग देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कैंपेन which is known as a 360 डिग्री कैंपेन। उसमें सब कुछ टच पॉइंट्स आते हैं, उसमें आउटडोर आता है, एम्बियंट आता है, रेडियो आता है, टीवी आता है, सब कुछ आता है। उसी तरह से ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। ये क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव थे एजेंसी में। बाद में प्रदीप सरकार ने इनका टैप किया टैलेंट और जिंगल्स की ओर ले गए और जिंगल्स में इनकी अंकल चिप्स की जो जिंगल थी बहुत चली, ऑन माय लिप्स अंकल चिप, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, बोले मेरे लिप्स, बोले मेरे लिप्स। सो दैट वाज द कैंपेन। एक तरह से टहलका मचा दिया। और बाद में इन्होंने 2000-3000 से भी ज्यादा जिंगल्स किए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये एक पियानिस्ट है, बास, गिटार, keyboard, name the instrument he can play. His music scores are concerned. He started with Hazaro Khwaishein Aisi, Parinita, then Munna Bhai MBBS, 3 Idiots, और ऐसी बहुत सी पिक्चर्स है जो इन्होंने की है। पीके, वजीर और मर्दानी, बहुत से पिक्चर्स हैं। और इनकी खासियत, मैंने जहां तक म्यूजिक को मैं समझता हूं, मैंने ये देखी है कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का बेहतरीन इस्तेमाल इनके म्यूजिक में मिलता है। एंड विच आई थिंक द म्यूजिक दैट आई हैव फॉलोड इन मॉडर्न टाइम्स इज अ रेरिटी एंड इट स्टैंड्स आउट। एंड आई हैव ऑल द मोर रिस्पेक्ट फॉर म्यूजिक डायरेक्टर्स हु यूज इंडियन म्यूजिक प्रीटी वेल। आज बड़े आदर और बड़े फख्र के साथ मैं मेरे डिस्टिंग्विश्ड guest, one of the most outstanding music directors of our time, and he's also a singer. Make no mistake of this fact. He's a trekker. He loves to travel. The one and only Shantanu Moitra ji. नमस्कार। नमस्कार। Most welcome Thank you. on my show, sir. And आपने सबसे पहले मुझे टाइम दिया और मुझे बुलाया, और आज he is hosting us at this studio, wonderful studio of his. I'm so thankful to you, sir. My pleasure. और सर, आज मैंने जैसे कहा कि मैंने प्रसून जोशी एक लिरिसिस्ट एंगल लिया, फिर बाद में सिंगर्स के ओपिनियन लिया रफ़ी साहब के बारे में। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 इयर्स और आज के शो के सेंट्रल फिगर और स्टार है रफ़ी साहब। तो सर, म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से आप रफ़ी साहब की गायकी के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि आप एक इंडिविजुअली एक एफर्ट कर रहे हैं कि एक ऐसे पर्सनालिटी की बात करने के लिए जो कहीं पे शायद हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आपको दाद देता हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं। थैंक यू। क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट्स ही इंडिविजुअल फैंस जो होते हैं वही एक काफिला को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद रफ़ी के गायकी के पहले मोहम्मद रफ़ी इंसान को समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि गायकी इंसान से आता है। Okay. ये एक सरल साधारण बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड का एक परिवार से मोहम्मद रफ़ी है, जो बिल्कुल पैदाइशी बोल सकती हैं, भगवान का एक देन है, गिफ्ट है, उनको दिया गया है। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि नमाज, पूजा पाठ, सब कुछ उनके इर्द गिर्द उन्होंने बचपन से देखा है। ये ऐसा परिवार नहीं था जो कहता था कि ये करे और ये ना करे। ये उस समय ज़माना भी ऐसा था, टाइम भी ऐसा था, गुर्बत थी बहुत, कि ये सब पे ध्यान देने का टाइम भी नहीं है। बच्चे अपने आप ही बड़े हो जाते थे। और क्या क्या लेते थे, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जब बच्चे को लगता उसको क्या पता क्या चाहिए, उसको ये लेता था, ये लेता था, वो लेता। सो रफ़ी साहब बचपन से ऐसे ही कलेक्ट करते हैं, विच इज़ वाई अगर आप अभी देखिए, ही इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्रेरी सिंगर्स, क्योंकि उनको किसी ने नहीं बताया था कि ऐसा नहीं सुनना है या ये नहीं सुनना है, कि आप क्लासिकल सुन रहे हो तो आप सिर्फ क्लासिकल सुन रहे हो, नहीं पता था। उन्हें सब कुछ सुना और सब कुछ किया। उनका जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, ही हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी, कि शक्ल एक बार देख ले तो कहीं नहीं भूलते, धुन एक बार सुन ले तो नहीं भूलते, और कोई नज्म एक बार पढ़ ले तो नहीं भूलते। क्या बात कही है सर। और ये ऐसे इंसान हैं जो आपके और हमारे मायने के अनुसार शायद पढ़े लिखे नहीं थे, जो हम स्कूल की डिग्री की बात करते हैं, बट उनका जो जिंदगी के बारे में जो नॉलेज है वो कई डिग्री से ज्यादा है। उसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको। बिल्कुल। उदाहरण ये है कि ये पहला इंसान था, जब उन्होंने पिक्चरों पे काम शुरू किया, उस समय ये प्रथा नहीं थी। वो ये समझ गए थे अपने इंटेलिजेंस से कि मैं एक कहानी और मैं किरदार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मैं नहीं हूं। क्या बात है, वेरी वेल सेड। तो एक अगर शम्मी कपूर जी हैं या एक गुरुदत्त साहब हैं, पहले वो गुरुदत्त भी नहीं, वो कैरेक्टर क्या है, वो स्टोरी कहाँ है, वो कहां से ये गाना आता है और क्यों आता है और क्यों जाता है, ये पूरा विवरण वो पहले समेट लेते थे। दिस इज एट अ टाइम जब सिंगर सिर्फ आके गाते थे। ये आदमी ने एक प्रश्न पूछना शुरू किया कि ये जो मैं जिसके लिए गा रहा हूं, ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि कई बार हम लोग गलती करते हैं कि हम डिग्री से हम पढ़ाई लिखाई देखते हैं, पर ये इस आदमी ने प्रूव कर दिया है कि वो जरूरी है, जिसके मैं आपके बाद में उदाहरण दूंगा कि क्यों जरूरी था। पर ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी को पहचानना, जिंदगी के पढ़ाई लिखाई को समझना, और वही ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण नंबर पे पास हुए थे, तभी उनको समझ आया कि फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, कैरेक्टर्स मीडियम। उसमें मोहम्मद रफी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उनका जो वैरायटी ऑफ सिंगिंग है इज प्राइमरीली देयर बिकॉज हिज फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज मेरा कैरेक्टर कौन है। सो आई थॉट कि मैं पहले वार्तालाप के पहले ये बता दूं कि आदमी ने पहला शुरू किया इस देश में दिस आइडियोलॉजी दैट यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, द कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। सो ब्रिलियंटली पुट, एंड आई थिंक आपने ऐसे पॉइंट्स टच किए हैं जो नॉर्मली एक आदमी, जिनके बारे में मैं रफी साहब की बात करता हूं, तो जनरली ऐसे टच नहीं करते। जो आपने एक एजुकेशन का एंगल, एक ये कितनी ऑब्जर्वेशन उनकी स्ट्रांग थी, कितनी मेमोरी स्ट्रांग थी, ये सब जो एस्पेक्ट्स आपने आज बताया बहुत ही बेमिसाल है। और सर कंटिन्यू कीजिए, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, हाँ, तो मैं एक एक करके मेरे में जो पॉइंट्स हैं रफी साहब को, जब जैसे मैं कंपोजर हूँ, हमारे देश में ना कोई अगर कोई गायक है, गायिका है, उसका एक गुरुकुल है, उसका एक स्कूल है, एक घराना है। हमारे घर में अगर कोई, हमारे यहाँ पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जैसे सरोद, सितार, फ्लूट, उसका गुरु है। कंपोजर का कोई नहीं है, कंपोजर का कोई गुरुकुल नहीं होता, कंपोजर का कोई स्कूल नहीं होता, कंपोजर का कोई घराना नहीं होता। तो कंपोजर बस क्या होता है, कंपोजर के पास सिर्फ वही होता है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होके कायनात में घूम रहा है। हमारे पास वही लाइब्रेरी है, किसने क्या गाया था, क्या धुन गया था, वही है। तो हम सिर्फ सुन सकते हैं, हमको सिखाने वाला कोई नहीं है। और ये एकमात्र स्किल सेट है कंपोजिशन जो
पूरा भगवान का दिन है, ये आप सीख नहीं सकते। क्या बात है। अब बियॉन्ड अ पॉइंट गायकी सीख सकते हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, आप कॉम्पोजिशन नहीं सीख सकते। तो इसीलिए क्या है, कंपोजर्स का नजरिया अलग होता है हर चीज को देखने का। तो उसी नजरिए से मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मोहम्मद रफी साहब एक अपने में एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल है। और मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बताता हूं क्यों ये स्कूल है, क्यों इंस्टीट्यूशन है। पहले मैं बताता हूं कि ये वो जमाना था जब हम सुर कंप्यूटर में ठीक नहीं कर सकते थे। ये इंसान का जो सुर है, जब सा लगता था तो बस लगता था, यूं लगता था तीर के जैसे। क्या बात है। और कोई संजीदा गाना हो या कोई चाहे कोई तो जंगली कहे वो गाना हो, और ये बहुत सीखने वाली बात है आज के जनरेशन में जो जब लाइव गाते हैं, कि आप उत्तेजित होके गाइए पर आप सुर से मत हिलिए। इन इंसान ने सिखाया कि आप कुछ भी करें पर आप सुर, आपका घर है, परिवार है, माँ है, बाप है, इससे आप नहीं परे हो सकते। तो ये पहला लेसन उन्होंने दिया कि आप कुछ भी करें, यू कैन नॉट मूव फ्रॉम दैट, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो एक्टिंग, बहरूपी थे, उनको जो एक्टिंग था वो माइंड ब्लोइंग है। अब हम दोनों के कोई गाने ले लीजिए, बिल्कुल। और जब देवानंद साहब शराब पी के गा रहे हैं, आप उनका थ्रो देखिए, बट जब वो एक्टिंग कर रहे हैं, ना तो शब्द अनक्लियर है, बिल्कुल सरल क्लियर है, ना तो सुर में कॉम्प्रोमाइज है, वो क्लियर है। सिर्फ उन्होंने उस किरदार को अपने में ढाल दिया है। बिल्कुल। और उनका ये कहना था अबाउट, somebody had asked him about कि आप जब ऐसे एक्टिंग करते हैं, जो 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 शराबी है उसको कैसे बता। तो उनका स्टडी देखिए लाइफ का, कहता कोई भी इंसान कितना भी शराब पी ले, पर उसके अंदर अगर मौसीकी है, वो 19 से 20 उसका सुर नहीं होगा, वो अंदर है, शराब के साथ उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। What a thought. तो ये आदमी का स्टडी देखिए। तो अगर मैं एक शराबी का एक्टिंग कर रहा हूं तो मैं बेसुर कैसे हो सकता हूं? सुर तो मेरे अंदर है, सुर तो उस किरदार के अंदर है। दिस वाज हिज स्टडी। सेकंड, डिक्शन के तो वो अनबिलीवेबल थे। अच्छा है। तो जो नुक्ते थे, जो स्ट्रेस पॉइंट्स थे, जैसे हाय देखी जमाने की यारी को बड़ा किया और यारी पे खेला, यारी पे मुर्किया दी। यारी तो ऐसे ही होता है ना। क्या बात है सर। अप एंड डाउन होते हैं, शेड्स होते हैं। यारी पे खेला, देखी पे नहीं दिया, जमाने पे नहीं दिया, बिछड़े पे नहीं दिया। ये समझ कि किस में मुझे खेलना है। ठीक है, देखिए फिर एंट्री करते थे, जैसे ये गाने का, कि ये भी तो हो सकता था कि देखी नहीं हाय दे, ये जो एक उन्होंने प्रारंभ किया और देखी में घुसे, उसको एक 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 रुदाली, एक सैडनेस, इमीडिएटली गॉट इट, हाय इमीडिएटली आ गया वो। ये मास्टरी है क्राफ्ट का। ये संगीतकार नहीं बोलता उनको, इनका सुर यही था। देखी समाने की यारी, उन्होंने किया हाय देखी, ये टच मारा उन्होंने। फिर उनका एक मेरा बहुत ही प्रिय गाना है, मन रे तू काहे न पीर धरे। अच्छा, इसमें देखिए, बिकॉज ये प्रार्थना है, पूरे गाने में ना कहीं पे कोई एक्स्ट्रा शब्द पे एम्फोसिस नहीं दिया। जब आप विलीन होते हैं, जब आप भगवान के साथ होते हो ना, आप शो ऑफ नहीं करते किसी लाइन को, आप ऐसी हैं। हर शब्द इक्वल है। दिस इज हाउ इज। मैंने आपको 2 कॉन्ट्रास्टिंग आपको एग्जाम्पल दिया, एक में जब उन्होंने हाईलाइट किया और एक में जब उन्होंने नहीं किया। दिस इज मोहम्मद रफी फॉर यू, दिस इज द जीनियस ऑफ मोहम्मद रफी।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप उनके अगर लाइव शोज भी देखेंगे ना, तो ही वुड ऑलवेज प्रोजेक्ट द वर्ड। उनके लिए ना शब्द बड़े इंपॉर्टेंट थे लिटरेचर, क्योंकि वो खुद पढ़ाई लिखाई करते थे, खुद नज़में पढ़ते थे, कविताएं पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे, तो लिटरेचर बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि आज के जमाने में कहीं लिटरेचर ने एक बैकसीट ले लिया। जो बनाते हैं उनके लिए बन गया, और इसलिए जो गाते हैं उनके लिए भी बन गया। बट ये आदमी शब्द को सबसे पहले रखता था, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर थे कि मैं जो बताने वाला हूं, अगर जब तक ये शब्द का मतलब, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि आसाम का कोई लड़का जो हिंदी से खास वाकिफ ना हो, या तो तमिलनाडु का कोई लड़का जो हिंदी से खास वाकिफ ना हो, वो जब मेरे गाना सुने तो जैसे मैंने शब्द को पेश किया है, उसको अंदाजा हो जाए कि गाना है किसके बारे में। क्या बात है, क्या सिर्फ हिंदी भाषी के लिए नहीं है, क्या बात। इस प्रांत के हर भाषी को समझ आना चाहिए कि भाषा का क्या उद्देश्य है, मैं क्यों गा रहा हूं, ये क्या, मैं कैसे पेश करूं। सो ये आई थिंक वो जिसको लेकर फिर लोगों ने धीरे धीरे ही सेट द ट्रेंड, ही सेट द थिंग कि प्लेबैक सिंगर जो है उनको एक्चुअली उनको हमेशा तकलीफ होती थी प्लेबैक शब्द से, बट वो ये भी समझते थे कि देखिए मैं शून्य हूं, मैंने पहले बताया था कि वो किरदार इंपॉर्टेंट है, और वो स्टडी करते थे उस किरदार। शम्मी कपूर का चाल, उनका तारी, ये कहां से आया, ये कंपोजर ने नहीं बताया, वो उनका जो शम्मी कपूर का अदा है वहां से उन्होंने कैरेक्टर लिया। तारीफ करूं क्या, आप ये गाना देखिए और ये देखिए, हाय देखिए, आपको लगेगा कि नहीं कि ये एक ही इंसान है। हिज अंडरस्टैंडिंग विजुअल की मेरा कैरेक्टर कौन है, मेरे एक्टर कौन है, उसकी क्या अदाएं हैं, उनका क्या इडियोसिंक्रेसीज हैं, कैसे करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, इसका बहुत कुछ किशोरदा ने लिया बाद में। एंड किशोरदा वुड एक्चुअली अगेन फॉलो अप, ही वाज अ ग्रेट मिमिक, ही वुड फॉलो अप की राजेश खन्ना जैसे आराधना में कैसे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। दिस स्कूल शुरू किया मोहम्मद रफी ने, बिल्कुल सही, प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही कहा सर। और ये सर आपके जो मुख से अभी जो बाहर आ रहा है वो सारे सुभाषित है, एज वी व्हाट वी से इन आवर पार्लेंस, पर्ल्स ऑफ विजडम। ये जो बाहर आ रहे हैं, ये आपका अनुभव एज अ कंपोजर बोल रहा है, और ये आपसे बेहतर न कोई इसे समझ सकता है, न कोई इसे जान सकता है। और ये जो आपने कहा कि ये जो पहले थे रफी साहब वो स्कूल, इसलिए मैं अगर किताब लिखूं ऑन प्लेबैक सिंगिंग, आई वुड राइट प्लेबैक सिंगिंग बिफोर रफी साहब एंड प्लेबैक सिंगिंग आफ्टर। ये स्कूल, ये इंसान स्कूल थे, और उन्होंने सिखाया कि शब्द को मार्क करते थे कि अगर जब लिटरेचर है कि ये शब्द, सामने लिरिसिस्ट बैठते थे कि इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको हम एम्फसाइज कर सकते हैं, अच्छा इसका क्या है, इसके तो दो मायने निकल सकते हैं, तो किस मायने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रश्न पूछना टू अ लिरिसिस्ट कि हमेशा लिरिसिस्ट साथ में रहना है, साथ में रहेंगे, तो ये तो उनका, आप कोई भी उनका कोई अगर वर्किंग शीट देखेंगे, बिल्कुल मार्क्स से बड़ा हुआ है, पेन, लाइन, पेंसिल, ये मैंने उसके अंदर घुस चुके उस गाने के अंदर। बिल्कुल, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज के दिन में कई गायक जिस नए पीढ़ी के हैं, आजकल सब कोई मोबाइल फोन में आ गया है, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मोबाइल फोन में लिरिक्स लेता है। उनको मुझे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि गाना लिख लीजिए। जब गाना लिखते हैं ना, वो ब्रेन में बैठता है, बिल्कुल इंप्रेशन बैठता है उससे। इसीलिए क्या होता है कि जब आप गाते हैं तब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि मेरे शब्द क्या है, वो ऑटोमेटिकली आपका याद हो गया है। अब आप एम्फसाइज कर सकते हैं इमोशन पे, धुन पे और इंटेंशन पे, नहीं तो हाफ द टाइम योर आईज आर स्कैनिंग कि मेरे लाइंस क्या है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आदमी बोल के गया है, ये इन्होंने दिखा के गया, आपको सिर्फ देखना है। इसलिए मैंने शुरुआत की इस बात से कि एज अ कंपोजर हमारे पास कोई स्कूल नहीं होता, कुछ नहीं होता। शायद यही एडवांटेज है, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं है, हमने ढूंढ के ये सब सीखा है इन लोगों, ताकि हमारा काफिला आगे बढ़ते रहे। ये लोग नहीं होते तो हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और सर आपने जो दो कॉन्ट्रास्टिंग सॉन्ग्स दिए एग्जाम्पल्स,
उसमें वो दिन ढल जाए रात न जाए गाइड का, उसमें एक बार एक वर्ड है परेशान। करेक्ट, वो परेशान जिस अंदाज में उन्होंने किया, आदमी वाकई में परेशान। बिल्कुल। ये जो एबिलिटी अल्फाजों को एम्फसाइज देने की, वो रफी साहब जैसी मैंने कहीं देखी नहीं। और फील, बिल्कुल। गाने की फीलिंग्स, ओ गॉड। वो तो वही मैं बोला ना कि बिना किसी, जैसे मैं हमेशा लगता हूँ कि कोई भी, ये एक स्त्री का जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जब कोई औरत पहनती है, तो एक बड़ा थिन लाइन है, क्या कम है और क्या ज्यादा है। कुछ ज्यादा पहन लिया तो अरे कुछ ज्यादा हो गया, अरे ये तो बिल्कुल गला बिल्कुल खाली लग रहा है। रफी साहब का गाना ऐसा था, उनको पता था कि कितना मुझे उसमें करना है, कितना ज्यादा है कितना कम है। उनको वो था, उनको पता था कि ज्यादा कर दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को एसपी बालासुब्रमण्यम ने एक बार बताया था, मैं उनके साथ काम कर रहा था अबाउट रफी साहब की। वो हमेशा कहते थे कि कितने मुर्कियां लगा सकते हो वो तो कोई कर सकता है, पर कितना नहीं लगाना वो है मैच्योरिटी। वो है मैच्योरिटी। वेरी वेल सेड। कि कितना कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में भी हमको देखिए, आप आपके पूरे दिन में हमारा ऐसा माहौल आ गया है कि जब तक हम अपने आप को क्रिकेट के पार्लर में फ्रंट फुट पे ना देखिए तो कोई नोटिस नहीं करता। ये आदमी ऐसा था, उसको कोई लेना देना नहीं था कि आप अगर वो इस देश का बेहतरीन सिंगर ना भी होता तो भी कमाल के खुश होते हैं। उनको जरूरत ही नहीं थी, ये एक्स्ट्रा हुआ है उनकी जिंदगी में, बिकॉज ही वॉज देयर, हिज गॉड वॉज देयर, हिज म्यूजिक। और कौन है और क्या चाहिए, बाकी तो एक्स्ट्रा हुआ है। क्या बात कही है सर। तो ये सिर्फ संगीत नहीं सीखना है मुझे, इनसे सरलता सीखनी है और कॉन्फिडेंस सीखनी है सरलता का, कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। आ गया तो ठीक है, मैं इसके पीछे नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास भगवान है, मेरा संगीत है, बस उसी में खुश हूँ। ये सरलता, ये सरलता। ये कई बार ऐसे हुआ है कॉन्सर्ट के बाद, कोई ऐसे ही आदमी आ गया कि सर ऐसे आंखें नम कि, और उनके पीछे मिनिस्टर वेट कर रहे हैं, आंखें नम हो गई। उस आदमी के साथ आधा घंटा बात कर लिया और मिनिस्टर साहब कुछ नमस्कार करके चले गए। क्योंकि ये जो कनेक्शन देखा उसने कि आंखें नम है, उसको बस, क्योंकि वो आदमी खुद ऐसा था, बिल्कुल सरल आदमी था। तो सामने कोई सरल इंसान दिख जाए तो बिल्कुल ऐसे होते थे, कैसा लगा ये, अच्छा ये आपके साथ घर में सब ठीक है ना, ये बात होती थी उनके साथ। अरे आपने खाने खाया ना, ये वो, अरे बाबा देख लो उनके ठीक से खाया क्या नहीं। अरे कॉन्सर्ट में हजारों में लोग आते हैं, एक आदमी को पकड़ लिया और सब बोल रहे हैं दादा चलिए वेट कर रहे हैं आपके लिए, बड़े बड़े लोग, हाँ मैं आता हूँ। ये था, ये आदमी था वो। तो सिर्फ संगीत ना सीखे, ये आदमी को, ये आदमी की सीख सीखे कि ये आदमी क्या। इसीलिए बहुत सुकून में ये गए, रहे, जिंदगी जिया और गए। कोई भी गिला शिकवा नहीं है कि मुझे ये चाहिए था, मुझे ये करना था, कोई भी नहीं, कोई एंग्स्ट नहीं था लाइफ में। ही वाज हैप्पी विद द वे ही वाज। और सर यही कहते हैं ना कि जब इंसान चला जाता है ना, तो जब उसके जनाजे पे इतने लोग आए थे, यानी रास्ते पे जगह नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और ये क्या है ना, ये देखिए ना, आज कितने साल के बाद भी आज आप आ रहे हैं बात करने के लिए। आपको कहीं पे रफी साहब ने अंदर से बिल्कुल खनोचा है आपको, बिल्कुल। वी हैव क्लॉड यू इनसाइड हिज म्यूजिक, हिज वॉइस। तो दैट इज व्हाई आप इतना कुछ कर रहे हैं, पर तब भी आपको तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक आप इनके साथ आपके ताल्लुकात ना रहे। आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं इनके साथ ताल्लुकात को जमाने का, क्या नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यही है एक आर्टिस्ट की पहचान, कि लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं कि इसको कैसे मैं अपने जिंदगी में रखूं, ऐसा ना कि ओझल ना हो जाए या आउट ऑफ फोकस ना हो जाए। बिल्कुल। तो वी आर ऑल ऑफ अस, द एंटायर नेशन, द एंटायर वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली ट्राई। मैंने ऐसा कोई रेडियो स्टेशन नहीं है जो आज के दिन में भी थोड़ी बरसात होती है तो फट करके जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो ये गजल क्या क्या गाया है उन्होंने, क्या पॉप कैसे कमाल के गाने गाए हैं। आप उनकी आवाज सुन के पता चलेगा कि कैरेक्टर कौन थे। These are the things that he's done. भजन गाए हैं। तो ये तो कंप्लीट आर्टिस्ट थे। और मुझे लगता है कि आई एज अ कंपोजर मेरा एक ही रिग्रेट है कि मैं उनसे मिल ना सका। और मैं जब परिणीता कर रहा था तो मैं और
सोनू निगम का यही था कि ये गाने एक्चुअली रफी साहब के लिए थे मेरे जहन में। तो हम जब वो गाना गा रहे थे सुना मन का आंगन, हमने यही बात की कि वो होते तो वो कैसे गाते। ये जहाँ पे बैठे हुए स्टूडियो में, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो बताइए, रेलिवेंट है इसमें, कि ये फिल्म परिणीता में सुना मन का आंगन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जब उन सैफ अली खान और विद्या बालन का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और रिश्ता धीरे धीरे टूट जाता है। संजय दत्त आ चुके हैं उनके इन दोनों के बीच में, तो ये एक रुदाली थी। तो मेरे को अभी याद है कि सोनू निगम जी आए, उनके उस दिन 2 रिकॉर्डिंग थे, तो आए, उन्होंने कॉम्पोजिशन सुना, 2 दिन बैठे रहे और मुझे बोला कि शांतनु ये आज नहीं करते, ये कल करते हैं, कल मैं कुछ और नहीं करूंगा, सिर्फ यही गाना गाऊंगा, क्योंकि गाने के लिए उतना जगह चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन वो आए इसी स्टूडियो में जहाँ बैठे हुए हैं। तो आए, आते ही उन्होंने क्या किया कि शांतनु तेरा लाइट सब बंद कर दो। तो मैंने लाइट्स बंद कर दिया। तो उनका एक छोटा सा एक बैग है, एक सूटकेस है, तो सूटकेस रखा यहाँ पे, खोला और मैं अंदर नहीं आया, मैं बाहर ही था। और उनको मैंने 15 मिनट छोड़ दिया। फिर उन्होंने माइक्रोफोन बोला कि शांतनु आ जाइए। तो मैं आया तो देखा आंखें बिल्कुल नम, मतलब कि फूट फूट के रोए वो। मैंने बैग देखा, सूटकेस में एक रफी साहब का फोटोग्राफ, पहला टिकट, कॉन्सर्ट टिकट जो सोनू निगम देखने गए थे रफी साहब का, वो टिकट। अच्छा। और एक हैंड रिटन नोट, ऑटोग्राफ बोल सकते हैं, वो खुद ऑटोग्राफ नहीं कर सकते थे बिकॉज ही वाज, बट आई थिंक एक किसी और का हैंड रिटन नोट था, एक आशीर्वाद था, वो था। और उनकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थे। जब पहली बार वो दिल्ली से बंबई आए थे, वो ट्रेन का टिकट था, ये सब चीजें थी। तो ये इनका मंदिर था, उस मंदिर में विराजमान थे ये हस्ती। तो मैंने देखा, मैंने कुछ बोला नहीं, और फिर उन्होंने गाना एक टिक में खत्म कर दिया। फिर मैंने कहा कि सुनो, आई हैव नेवर सीन दिस विद एनीबॉडी, इधर शांतनु ये आदमी मेरे लिए भगवान है। और मैं हर बार कोई ऐसे कॉम्पोजिशन में अटकता हूं कि मैं इसको कैसे अप्रोच करूं, मैं इनके तरफ मुड़ता हूं कि प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए। और इसीलिए वो अगले दिन उन्होंने शिफ्ट किया और इस काम के लिए आए, और उनके साथ उनका एक पर्सनल बातचीत चला, और फिर ही गॉट प्रिपेयर्ड टू सिंग दैट सॉन्ग। एंड क्या खूब गाया था वो। कहने का मतलब यह है कि ये हैं आर्टिस्ट जो इतने बड़े, एक और आर्टिस्ट सोनू निगम के जैसे आर्टिस्ट को भी आज फिजिकली नहीं है, पर उनके काम से उनको मार्ग दिखा रहे हैं। सर, इसमें ये जो आपने बात कही, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बढ़िया किस्सा आपने शेयर किया, और ऐसे रेयर किस्से जो हैं वो आप ही लोगों के पास हो सकते हैं, क्योंकि आपने सब देखा है, आजमाया है और खुद ने किया है सब कुछ। और इतना अच्छा वो गाना आपने जिक्र किया, बहुत बढ़िया आपकी कंपोजिशंस। इनको आइडियलाइज करने वाले और इनसे सीखने वाले तमाम इंडस्ट्री में उनके पियर्स मन्नाडे साहब, किशोरदा भी बहुत इनके बारे में बात करते थे, बहुत इज्जत। मुकेश साहब क्या क्या बातें कही, महेंद्र कपूर ने तो गंडा बनवाया था, वो शागिर्द थे इनके। और आने वाले जो जनरेशन में है, उदित नारायण, सोनू निगम, बहुत से ऐसे लोग हैं, जावेद अली, अनवर, मोहम्मद शबीर कुमार, मोहम्मद अजीज, सारे लोग कितना, यानी ये चले गए हैं, अभी 44 इयर्स हो गए, लेकिन आज उनके गाने से और उनके सिखाई हुई चीजों से लोग अपना घर चला रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये वही बताया ना कि एक वो घर वर छोड़ दीजिए, वो मटेरियल चीजें हैं। हाँ। मेन चीज है कि ये जो दिग्गज सिंगर्स हैं आज की जनरेशन के, अभी भी उनका रेफरेंस पॉइंट यही है। ये किशोरदा, लता जी। तो सोचिए क्या होल्ड होगा उनका इस क्राफ्ट पे।
Yes, जब agreed. यहाँ पे ऐसा जगह जब यहाँ पे हर 10 दिन में ट्रेंड चेंज होता है, हर 10 दिन में टॉप 5 चेंज होता है, बिल्कुल हर दिन में रिश्ते बदल रहे हैं, बिल्कुल ये रिश्ता कैसे अभी तक कायम है? बिल्कुल बिकॉज दे वर द टॉर्च बेयरर्स। और मजे की बात है, जो टॉर्च बेयरर थे उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ये मिसाल बनूंगा। हाँ बिल्कुल, वही मैं बताया, जैसे ही फोकस वहां चले जाता है इंसान का तो आदमी लड़खड़ा जाता है। हाँ, ये अपने विलीन थे, मेरे संगीत मैं और ये उनका हमेशा बॉडी लैंग्वेज था, विनम्रता, कि आप बताएं कि मैं क्या कर सकता हूं। ये उनका सेंटेंस था किसी कंपोजर को कि आप बताएं मैं मेरी लाइक क्या कर सकता हूं मैं। और सोचिए, इनका नाम है मोहम्मद रफी, वो आदमी हाथ जोड़ के बोल रहा है कि बताएं मैं क्या कर सकता हूं, आपको ठीक लगा ना? तो these are the things that we should not just learn music, we should also learn this person that we are saying, and I think that is why I'll pretty much wrap up this by saying कि individual efforts like yours, देखिए आप एक शो करेंगे, आप प्रोग्राम करेंगे, उसमें लोग आएंगे, उन लोगों के साथ कुछ बच्चे भी आएंगे जिनको अभी घर के छोड़ के नहीं आ सकते, जबरदस्ती बच्चों को लेके आएंगे, और उस शाम में अगर एक गाना भी मोहम्मद रफी का उस बच्चे के जहन में घुस गया तो आपका ये जो जितना भी आप कर रहे हैं वो सफल है। बिल्कुल, योर एंडेवर इज नॉट फॉर द अडल्ट्स, योर एंडेवर इज फॉर द कमिंग जनरेशन। एब्सोल्युटली, बिकॉज इट इज सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे इसको हम कॉन्टेक्चुअल बनाएं, खो ना जाए, क्योंकि हमारे देश में बहुत बहुत टेंडेंसी होती है कि हम अच्छी चीजों को भूल जाते हैं। नए के दौर में एक मेरे पिताजी जो बनारस घराने के थे, सरोद बजाते थे, वो एक कमाल की बात करते थे कि बाबूजी बोलते थे कि सड़क जब क्रॉस करो तो दाएं बाएं देख लो कि कोई बुजुर्ग है जो क्रॉस करना चाहता है, उसका हाथ थाम लो, नएपन के लिए निकलो, पर साथ में जो पुराने हैं उनको भी लेके चलो, तभी उसको बोलते हैं तरक्की। क्या बात है। The old and the new need to progress together. So therefore, somebody like him needs to be contextual to today's day and age. Correct. So that our job becomes okay. Thank you so much. So very brilliantly said. And the purpose of this exercise, as you rightly said, कि ये YouTube पे हमेशा रहेगा। ये आपके pearls of wisdom आपने शेयर किए और एक अनोखे अंदाज में आपने इसे coming from an advertising man, actually I am not surprised because I know that you will do a brilliant job. But what I'm saying is ये जो contribution है ये रहेगा कि एक reference point है, तो लोग youngsters देखे, कुछ सीखे उससे, और क्या मिसाल पेश की है अपने आप को किस तरह से, यानी गाने की वर्ल्ड में एक इंसानियत की हैसियत से। आई थिंक ये जीती जागती मिसाल है कि इंसान को जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए। और जब नए पीढ़ी की बात ही कर रहे हैं तो कभी कभी हम सब जो संगीत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, गाने की बात कर रहा हूँ, मैंने कई बार देखा है, कई बार वो बहुत तकलीफ में रहते हैं कि हमको गुरु चाहिए, गुरु ढूंढते हैं, तो उनको उनके यही दरख्वास्त है कि आप अगर गुरु मिले ना मिले वो आपकी तकदीर के ऊपर है, पर आपके सामने एक विशाल एक गुरु बैठे हुए हैं, उनके सिर्फ गाने सुनिए, बस गाने सुनिए, अपने आप आपका जो स्किल सेट है वो बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच शांतनु जी, absolutely brilliant, and I think the way in which you have spoken and expressed yourself and the anecdotes that you have shared and your views, I think outstanding. That is the only word I have. Thank you so much. Thank you.